2003, 2004 में कि बस कोई रोक नहीं सकता देश। इस वातावरण में हमने सोचा कि सारे जहाज नागपुर के ऊपर से जाते शायद उतर जाएंगे, यहाँ से माल ले जाएंगे और एक मल्टी मॉडल हब बन जाएगा हमारा। शुरू किया हमने, लेकिन बीच में गति रुक गई। बीच में वैश्विक मंदी का वातावरण बना 2008 का, फिर आज भी चल रहा है और सारा कुछ रुक गया, थम गया। तो मैंने सबसे पहले जो अहमियत दी, ध्यान दिया, वो मिहान को रिस्टार्ट करने में। मुझे खुशी है कि मिहान पूरी तरह से रिस्टार्ट हो गया है। एक दिक्कत थी, सिर्फ 4,000 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, SEZ बन गया था, हमने एयरपोर्ट के लिए कंपनियां बनाई थी, सारा कुछ किया था, लेकिन मात्र 146 हेक्टेयर जमीन जो बिल्कुल दूसरे रनवे पे बीच में थी, वो जब तक उसको अधिग्रहित नहीं करे तब तो दूसरा रनवे नहीं बनेगा। जब तक दूसरा रनवे नहीं बनेगा तब तक जो MRO यूनिट्स होते हैं, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल के, जो बड़े बड़े जहाज कंपनी, वो नहीं आएंगे। तो इसी चक्कर में फंसे थे। तो हमने कुछ 1.5 करोड़ रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया और वो 146 हेक्टेयर की जमीन अब वो एक्वायर हो रही है। साथ ही में जब तक दूसरा रनवे नहीं बनता, क्योंकि काफी पैसा आएगा खर्च उसमें, तो एक छोटा सा टैक्सीवे हमने बनाया। और मुझे खुशी है बताते समय कि बोइंग का MRO मार्च 2013 में काम करना चालू कर देगा। काम पूरा चल रहा है, कोई जाएगा मिहान में तो देखिए। साथ ही में मैंने काफी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों से बात की, मार्केटिंग करने की कोशिश की मिहान को, और उसमें भी सफलता आई। इन्फोसिस पहले आया, उन्होंने बताया कि हम 13,000 लोगों को रोजगार देंगे मिहान में, उनका काम चालू हो गया। उसके बाद TCS है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, उन्होंने नागपुर का चयन किया, क्योंकि पुणे जैसी जगह में काफी सैचुरेशन आ गया, वहां पे लोग मिलना मुश्किल हो गया है और समस्याएं, तो अब लोग उसके नीचे वाली सिटीज को ढूंढ रहे हैं। और नागपुर है, इंदौर है, जयपुर है, वहां सब लोग इधर उधर ढूंढ रहे हैं। नागपुर में इन दोनों को लाने में यश प्राप्त हुआ और लोग भी आएंगे। ये जब चालू हो जाएगा बिजनेस, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आनी चाहिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आनी चाहिए और कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए। उसके लिए मैंने प्रफुल्ल भाई से, हमारे प्रफुल्ल पटेल से सिफारिश गुजारिश की है कि वो भारी उद्योग मंत्री हैं। तो हम फरवरी में एक एडवांटेज विदर्भा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें 4 थीम होंगे 2 दिन में। एक टेक्सटाइल्स होगा और वो सबको बुलाएंगे। एक होगा हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, संतरा वगैरह जो भी प्रोसेसिंग की बात होगी। एक होगा सहकार का, जो हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में जो सहकार जिस गति से आगे बढ़ा, वो उस गति से यहाँ पे हमें सफलता नहीं मिली। क्या कारण है? क्या हम कोई नई नीति ला सकते जो विदर्भ स्पेसिफिक हो? उसका एक सत्र होगा। साथ ही में केंद्र सरकार ने सहकार के बारे में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके सहकार में काफी नई बातें करी, उसके बारे में भी बताना चाहेंगे क्या आवश्यक है। और चौथा सत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट सत्र होगा, वो प्रफुल्ल भाई से बात करके सारे देश के बड़े बड़े जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बुला के हम यहाँ पे इंडस्ट्री का सेक्टर बुलाएंगे और उनको मिहान दिखाएंगे, उनको बूटी-बोरी दिखाएंगे। उनको जो निम्स आ रहा है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, जो नई देश की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंतर्गत देश में कई सारे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होंगे, जिनको निम्स कहा जाता है। उसमें से एक निम्स जो 5,000 हेक्टेयर का बनेगा, जो नागपुर के आसपास होगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो बंदी का वातावरण है। आप सब शायद जानते होंगे, सबको फील शायद होता होगा कि जहां पे आप एक्सपोर्ट करते थे, जहां पे माल बेचते थे, वहां पे थोड़ा सा हाथ लोगों ने खींच लिया है, हमारे एक्सपोर्ट कम हो गया है। ये भी बात है, इसलिए जिस गति से हम सोचते थे कि निवेश होगा, शायद 1 आध साल लगेगा फिर से होने में, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर दिया। आपने मेट्रो की बात की कि संभव नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। मेट्रो नागपुर में हम बिल्कुल करेंगे। जिसके लिए मैंने जो दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, उनको हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं उनको काफी पीछे लगा हूं कि जल्दी से आके प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। मुझे बताया गया अगले महीने तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। पूना भी रहेगा, नई मुंबई में भी चल रहा है और नागपुर में भी मेट्रो की हम कोशिश करेंगे। पावर टैरिफ के बारे में आपने अवश्य बात की कि सब जगह चिंता है, आपके जो मेंबर्स होंगे, इंडस्ट्रियल मेंबर्स होंगे, उनकी भी चिंता है। बात सही है कि पावर टैरिफ बढ़ गया हमारा और राज्यों से भी आगे बढ़ गया है, लेकिन हम बहुत बड़ी मात्रा में किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। 3-3.5 हजार करोड़ सालाना सब्सिडी किसान को अब देते हैं राज्य के बजट से।
और उसके बाद हम करीब करीब 4-4.5 हजार करोड़ हम इंडस्ट्री के जेब से पैसे निकालते हैं और वो किसान को देते हैं। अब शायद उसको आपको लगेगा कि बहुत क्रूरता है कि इंडस्ट्री को इतना बोझ डाला जाए, लेकिन आप किसान की हालत तो आप जानते हैं, विशेषकर जो अमरावती के भाई है, यवतमाल के भाई, आप जानते हैं कितनी बुरी हालत है। तो उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसको कुछ राइट स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं कि इतना ज्यादा बोझ हम नहीं रख सकते, कुछ हम उसको राइट प्राइसिंग करने की कोशिश करें। हाल ही में भी MERC जो तय करता है कितना आप चार्ज कर सकते हैं बिजली के, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया, उसके चलते हमने कुछ दाम बढ़ाए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बिजली की उपलब्धि होना ज्यादा जरूरी है। कई लोग बिजली के दर बहुत कम कहते हैं, लेकिन बिजली होती नहीं उनके पास देने के लिए। आज मैं कहता दावे के साथ कहूंगा कि उद्योग को बिजली की कमी नहीं पड़ेगी, कोई लोड शेडिंग उद्योग के लिए नहीं होगी। इतना ही नहीं कि हमने जो पूरे देश, पूरे राज्य को 32,000 फीडर में अलग अलग बांट दिया है और हर एक फीडर का अलग हिसाब रहता है, कितनी बिजली हमने सप्लाई की, कितना बिल आया। जो फीडर 100% पैसे देता है उसको बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं होगा, लेकिन जो फीडर में सिर्फ 40% बिल लोग भरते हैं,